हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के सामने एक नया वीडियो और नया सेशन लेकर आया हूं और वह सेशन है इंग्लिश लर्निंग से संबंधित। इंग्लिश लर्निंग से संबंधित मैंने एक नया मेथड, साइंटिफिक मेथड डेवलप किया है जिसको आसानी से इंग्लिश में उपयोग किया गया है। यह मेथड आप जानते हैं कि साइंस पढ़ने में, मैथ पढ़ने में, इन चीज़ों में इसका काफ़ी उपयोग होता है और बच्चे या कोई भी व्यक्ति आसानी से इस मेथड के द्वारा उस सब्जेक्ट को समझ लेते हैं। परंतु लैंग्वेज सीखने में साइंटिफिक मेथड का उपयोग बहुत कम या रेयर कहें आप देखा जा रहा है। परंतु मैंने इंग्लिश सिखाने के लिए, खासकर जो कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इसको सीखने की इच्छा सभी लोग रखते हैं, परंतु सीखना टफ होने के कारण इसे जल्दी समझ नहीं पाते हैं या सीख नहीं पाते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा, इंग्लिश सीखना बहुत आसान हो जाएगा। अंग्रेजी सीखना अब आसान हो जाएगा। यहां मैंने एक उदाहरण लिया है जो हिंदी का सेंटेंस है, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, लेकिन यह एक उदाहरण मात्र होगा। यह हमें यहाँ समझना है। क्या समझना है उसके बारे में मैं बात करता हूँ कि साइंटिफिक मेथड होता क्या है। आप जानते होंगे कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण से संबंधित नियम का प्रतिपादन किया था। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन ने ही बताया था। कैसे बताया था ये कहानी आप सभी को पता होगा कि वो एक पेड़ के नीचे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और अचानक से एक फल गिरा और उस गिरते हुए फल ने उन्हें एक क्वेश्चन दिया कि यह सेब या यह फल नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और बाद में इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढने में उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। मैं बताता हूं कि किसी भी चीज को साइंटिफिक मेथड से मतलब है कि किसी भी चीज को हम एज इट इज जब स्वीकार कर लेते हैं तो इसका मतलब वहां साइंटिफिक मेथड या साइंस नाम का कोई चीज नहीं रह गया। साइंस तभी रहेगा जब हम वहां क्यों और कैसे के बारे में सोचेंगे। इंग्लिश सीखने में होता क्या है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है, उस ट्रेडिशनल तरीका में, परंपरागत जो सिस्टम है, तरीका है, उसमें क्या होता है कि हम हर चीज को एज इट इज मान लेते हैं और उसको रटते हैं और उस रटने के क्रम में नियमों की संख्या इतना अत्यधिक हो जाती है कि हम रटते 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 परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब रटना नहीं है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड में चीजों को समझना है, कौन चीज कैसे होता है और क्यों होता है। साइंटिफिक मेथड में हम हमेशा एक क्वेश्चन डालेंगे, व्हाई, क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा उपयोग क्यों किया जाता है, इंग्लिश में इस चीज का उपयोग क्यों किया जाता है। तब हमें पता चलेगा कि यह एक लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज और साइंटिफिक लैंग्वेज है और इसे सीखना और भी आसान है। तो परंपरागत तरीका और रटने वाली तरीका हमें छोड़नी है। अब क्या अपनाना है? साइंटिफिक मेथड अपनाना है। तो मैं अपने पूरे इंग्लिश सिखाने के दरमियान हमेशा हर चीज के बारे में क्यों और कैसे का इस्तेमाल करेंगे। क्यों ऐसा होता है, जो कि हमारा साइंटिफिक मेथड होगा और इस मेथड से सीखना आसान होगा। हम चल रहे हैं, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। कल शाम में 4 बजे मैंने श्याम को कुछ अजनबी लड़कों के साथ खेल के मैदान में बातचीत करते हुए देखा। इस सेंटेंस में जब हम सेंटेंस शुरू करते हैं और लास्ट में हम आते हैं तब देखते हैं कि देखा, किसने देखा? मैंने। किसे देखा? श्याम को। मैंने श्याम को देखा, क्या करते हुए? बातचीत करते हुए। ये इतना बड़ा सेंटेंस है और इसमें सब्जेक्ट यहां है और वर्ब यहां है। जब तक पूरा का पूरा सेंटेंस समाप्त नहीं होता है हमें नहीं पता चलता है कि क्या घटना घटी। और किसी भी सेंटेंस में घटना सबसे महत्वपूर्ण होता है कि जब कोई किसी घटना को नैरेट कर रहा होता है, बतला रहा होता है, कह रहा होता है, तो हमारा ध्यान होता है कि क्या, कौन सी कहानी है, कौन सी चीज सामने वाला बताना चाह रहा है। अगर वह जब तक नहीं सामने आता है हम विस्मित रहते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं
और उसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या, आखिर हुआ क्या। तो उन्होंने देखा बातचीत करते हुए, हो सकता था मारपीट करने की जिक्र होती, हो सकता था खेलने की जिक्र होती, हो सकता था पढ़ाई करने की जिक्र होती, बहुत सारी चीजें घटना हो सकती थी। लेकिन जब पूरी लाइन समाप्त हुई, पूरा सेंटेंस समाप्त हुआ, तब पता चला कि वो बातचीत करते हुए देखा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं, सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वर्ब। अब हिंदी का जो सेंटेंस था इंग्लिश में वो बिल्कुल बदल गया, सब्जेक्ट के बाद जस्ट वर्ब आ गया। जिसको हमने हिंदी में सबसे लास्ट में रखा था वह कहाँ गया, सेकंड पोजीशन पर आ गया। उसके बाद हमने अरेंज किया चीजों को, किसको देखा, श्याम को बातचीत करते हुए, किसके साथ, अजनबी लड़कों के साथ। कहाँ, फील्ड में, कितना बजे, 4 बजे, कब, शाम में, और कल, बीते हुए कल को। ऐसे हमने सेंटेंस को अरेंज किया जहां वर्ब हमने पहले रखा। अब यह है कि इसमें साइंटिफिक है क्या, हम क्या इसे बताना चाह रहे हैं। तो मेरा आज का टॉपिक है मेन वर्ब। हम मेन वर्ब को आज समझने जा रहे हैं, जिसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मेन वर्ब। क्यों हम मेन वर्ब भी जा रहे हैं, उसके बारे में हम जानते हैं कि इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, उसके बाद वर्ब को, उसके बाद ऑब्जेक्ट को। हिंदी का जो स्ट्रक्चर है, हिंदी के स्ट्रक्चर में सेंटेंस में सबसे लास्ट में हम वर्ब को रख रहे हैं, सबसे लास्ट में है ये। तो यहाँ साइंटिफिक क्या है कि इंग्लिश ने अपने लैंग्वेज को सरल बनाया। उसने वर्ब को सबसे पहले प्राथमिकता दी कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद आना चाहिए, जिससे पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चल सके कि घटना हो क्या रही है। आप समझ सकते हैं कि किसी भी कहानी में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी नरेशन में सबसे महत्वपूर्ण होती है घटना, क्या घट रही है। तो जब हम उसको सबसे पहले चर्चा करते हैं, उसको इमीडिएट लाते हैं, इसका मतलब है कि लैंग्वेज को तैयार करने में कहीं ना कहीं साइंटिफिक मेथड चीजों को ध्यान में रखा गया कि इसे पहले रखने की आवश्यकता क्यों है। तो इसलिए हम क्या पहले रखते हैं, वर्ब को पहले रखते हैं। सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम वर्ब को रखते हैं, तब ऑब्जेक्ट को रखते हैं। आपको पता हो है ही या होगा कि सब्जेक्ट के स्थान पर जो है नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, और वर्ब के स्थान पे सिर्फ वर्ब, मतलब वर्ब दो तरह के होंगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं, और ऑब्जेक्ट स्थान पर ऑब्जेक्ट हो सकता है, या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो रेस्ट ऑफ द वर्ड्स है वो सारे हम यहाँ पर डालेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन और प्रोनाउन है। इसके लिए अलग से मैं इसका वीडियो आपसे शेयर करूंगा कि नाउन और प्रोनाउन का बारे में आप डिटेल से जाने, और उसको भी साइंटिफिक मेथड से मैं बताऊंगा, जिसमें आपको रखने की आवश्यकता कहीं भी नहीं होगी। और आज का चूंकि मेरा टॉपिक है मेन वर्ब, और मेन वर्ब चूंकि वर्ब में दो पार्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो आज का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब के बारे में है। तो आज मैं मेन वर्ब के बारे में ही बात करूंगा। मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। इंग्लिश लर्नर्स जितने भी हैं सभी ये जानते हैं कि मेन वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ब फॉर्म का जिक्र किया है, वह है 2+V1। मैं इसको बताऊंगा कि हमने 2+V1 का जिक्र क्यों किया है। अब चूंकि हम जब यहाँ इसको ट्रांसलेट कर रहे थे तो हम लिखे थे आई सॉ, ये V2 था, वर्ब का दूसरा फॉर्म था। तो मेन वर्ब का जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, यूज करते हैं, तो उसमें कौन सा वर्ब फॉर्म होगा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम नहीं जानते हो तो फिर इंग्लिश यूज करना मुश्किल होता है, लेकिन इसको एकदम सरल से सरल बनाया गया है। अब इस टेबल फॉर्म में आप मेन वर्ब के बारे में पूर्णतया, आधा अधूरा नहीं, पूर्णतया जान पाएंगे कि मेन वर्ब क्या होता है और कैसे इसका यूज होता है। हम शुरुआत करते हैं V1 से। जब आप V1 का मतलब होता है कि किसी चीज का वर्ब जो होता है, किसी चीज का करना या होना, एक्शन, वर्ब जो बदलाता है एन एक्शन बदलाता है, या स्टेट ऑफ बीइंग, किसी कार्य का होना,
जैसे करना, पढ़ना, उठना, बैठना, सोना इत्यादि। इस तरह के जो वर्ब फॉर्म होते हैं, जो मूल फॉर्म होता है, ये जो है वो क्या है, मूल फॉर्म है। जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो आपको मूल फॉर्म दिखेगा कि कोई भी वर्ब है उसका मूल फॉर्म, उसका मीनिंग क्या होता है। जैसे इंग्लिश में अगर हम बोलते हैं करना, डू, पढ़ना हो जाएगा रीड, बैठना हो जाएगा सिट, सोना हो जाएगा स्लीप। ये सब जो है वर्ब का मूल रूप है, जिसको हम V1 बोलते हैं। ये जो होता है वह प्लुरल फॉर्म होता है। क्या होता है? प्लुरल फॉर्म होता है। यह हमेशा अब प्लुरल फॉर्म में होता है। V1 हमेशा प्लुरल फॉर्म में होता है। अब ये जानना है कि ये क्या है। जब हम नाउन के बारे में आप पढ़े होंगे, नाउन में s या as लगाया जाता है तो वह प्लुरल बनता है, और मेन वर्ब में V1 फॉर्म में जब आप s या es लगाते हैं तो वह बन जाता है सिंगुलर। ठीक उल्टा होता है। सिंगुलर हो जाता है, जिसको हम V5 फॉर्म बोलते हैं। V5 फॉर्म है सिंगुलर फॉर्म और V1 फॉर्म है प्लुरल फॉर्म। ऐसा क्यों? क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों यह सिंगुलर फॉर्म क्यों है, व्हाई? ये प्लुरल फॉर्म क्यों है, व्हाई? यही है साइंटिफिक मेथड। यही हमको समझना है कि हमको सिंपली एक्सेप्ट नहीं करना है कोई चीजों को, पूछना है कि ऐसा क्यों होता है, यह सिंगुलर क्यों है और वह प्लुरल क्यों, सिंगुलर वह क्यों है और यह V1 जो है वो सिंगुलर प्लुरल क्यों है। सेंटेंस में, इंग्लिश सेंटेंस में जब हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। क्यों? जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। अगर मतलब यह सिर्फ समझ लीजिए ऐसा कि जैसा मौसम होता है हम वैसे ही कपड़े पहनते हैं, तो सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब को होना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। अब यहां समझना है कि फिर V1 को आप प्लुरल फॉर्म क्यों मानते हैं? s या s लगाने से सिंगुलर फॉर्म क्यों होता है, जबकि नाउन में s या s जोड़ के हम क्या बनाते हैं? प्लुरल बनाते हैं। यहां समझने की बात यह है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वहां सिर्फ और सिर्फ V5 का प्रयोग होता है, जो कि सिंगुलर फॉर्म है। सामान्य रूप से सेंटेंस बगैर हेल्पिंग वर्ब का नहीं होता है। जब भी सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब तब ऑब्जेक्ट। अब जिसके बारे में मैं कह रहा था कि सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा, तो चूंकि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद कौन है? हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या है? मेन वर्ब। तो अब सब्जेक्ट के अनुसार कौन होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा। चूंकि कंप्लीट वर्ब में अगर सेंटेंस सिंगुलर होता है सब्जेक्ट तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल। लेकिन अगर यह ब्रेक करते हैं दो भाग में, हेल्पिंग और मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब होता है और सब्जेक्ट के पास होता है, तो जब आप हेल्पिंग वर्ब चैप्टर में जानेंगे तब पता चलेगा कि हेल्पिंग वर्ब का यूज क्या क्या है। हम बताएंगे, बहुत डिटेल से बताएंगे और साइंटिफिक मेथड से बताएंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, डिटेल कर रहा हूँ कि क्या प्लुरल फॉर्म क्यों होता है V1 और V5 सिंगुलर क्यों फॉर्म होता है, एस एस जोड़ के सिंगुलर क्यों बनाते हैं। तो सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब।
तो अब जो है सिंगुलर और प्लूरल जो होगा वह हेल्पिंग वर्ब होगा, ना कि मेन वर्ब होगा। ये याद रखना है। सब्जेक्ट के पास कौन है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब ही सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर प्लूरल होगा और मेन वर्ब जो है अपना स्वतंत्र रूप रखेगा, वह इसके सिंगुलर होने से प्रभावित नहीं होगा। लेकिन जब सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब रहेगा डायरेक्ट और ऑब्जेक्ट यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो मेन वर्ब जो है सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होगा। ऐसे स्ट्रक्चर्स अंग्रेजी में बहुत कम है और वह सिर्फ और सिर्फ है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जहां हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट होता है और एब्सेंट होने के कारण सब्जेक्ट के अनुसार डायरेक्ट मेन वर्ब है, मेन वर्ब होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वहां नहीं है। और सब्जेक्ट के अनुसार डायरेक्ट मेन वर्ब है तो वह सिंगुलर या प्लूरल होगा। ऐसे सेंटेंस जो कि अंग्रेजी में बहुत कम यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो सिंगुलर फॉर्म है इंग्लिश में सबसे कम यूज होने वाला वर्ब फॉर्म है। पूरे इंग्लिश ग्रामर में, पूरे इंग्लिश में, पूरे इंग्लिश स्पोकन में, चाहे वो पैराग्राफ राइटिंग हो, स्पीच हो या फिर पोएम हो या कुछ भी हो, जहां कहीं भी हो सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग सबसे कम होता है और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। तो आप समझ सकते हैं कि एस या एस जोड़ने की बात बहुत कम है। और क्यों है? क्योंकि जब डायरेक्ट मेन वर्ब सामने में आएगा तभी इसकी जरूरत पड़ेगी सिंगुलर फॉर्म की, इसलिए सिंगुलर फॉर्म एस और एस जोड़ के बनाया जाता है, बहुत कम उपयोग है। चले आगे बढ़ते हैं कि V1 को ये व्हाई का कारण बन गया, यही है साइंटिफिक मेथड कि हम कोई चीज को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे ऐसा क्यों होता है और आपको जवाब इसका मिलेगा। और इससे क्या होगा कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रटने की आवश्यकता नहीं है कि जो मेन फॉर्म होता है V1 होता है वह क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और जो V5 फॉर्म है जिसमें एस और एस लगा हुआ है वह क्या है, सिंगुलर फॉर्म है। चले आगे बढ़ते हैं। V1 में जब समान रूप से ईडी जोड़ा जाता है तो वो V2 बनेगा, ईडी जोड़ेंगे तो फिर V3 बनेगा, और आईएनजी जोड़ेंगे तो V5 बनेगा, एस या एस जोड़ेंगे तो वह V5 बनेगा। और 2 + V1 ये इंफिनिटिव है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यह कोई जरूरी नहीं है, यह शाश्वत या परपेचुअल रूल नहीं होगा या नियम नहीं होगा कि ईडी और ईडी जोड़ने से ही, सफिक्स लगाने से ही यह V2 और V3 होगा। इसके रूप बदल भी सकते हैं, लेकिन यह कॉमन है। जब मैं इसको डिटेल में बताऊंगा कि कब सफिक्स जोड़ करके V2 और V3 बनाया जाएगा और या V5 बना जाएगा, तो इसके रूल क्या होंगे, इसमें क्या क्या चेंजेज आएंगे, वर्ड कैसे फॉर्म होते हैं, जो वोकेस का जो क्लासेज होगा मेरा, उसमें ये चीजों की चर्चा मैं करूंगा अलग से। लेकिन फिलहाल यहाँ मैं यही कॉमन रूप से बताता हूँ कि ईडी और ईडी जोड़ के V2 और V3 बनाएंगे, और V4 आईएनजी जोड़ के बनाएंगे, V5 एस या एस जोड़ के बनाएंगे। V1 फॉर्म पर पुनः मैं वापस आता हूँ। V1 फॉर्म पर, V1 फॉर्म को बेयर इंफिनिटिव बोला जाता है। बेयर, बेयर मतलब नहीं, नंगा होना, नहीं होना, इंफिनिटिव नहीं होना। तो फिर इंफिनिटिव क्या है, इंफिनिटिव 2 + V1, 2 + V1 को हम इंफिनिटिव फॉर्म बोलते हैं। इंफिनिटिव है क्या, इसके बारे में जब हम वहां पहुंचेंगे तो बताएंगे, लेकिन यह बेयर इंफिनिटिव है, यह प्लूरल फॉर्म है। इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, ठीक है। डू डज डिड जब भी होगा हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब जब भी सेंटेंस में होगा उसके बाद सिर्फ और सिर्फ V1 का प्रयोग होगा, ये ध्यान रखना है। जब हेल्पिंग वर्ब भी हम बताएंगे वहां करेंगे, लेकिन यहाँ कि V1 का प्रयोग कहाँ होगा, जब भी सेंटेंस में डू डज डिड दिख गया वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसका प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होगा। मॉडल्स, जब भी सेंटेंस में मॉडल्स दिख गया, मॉडल्स का मतलब है मे, माइट, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, ये सब जो है वह मॉडल्स है। और जब भी यह सेंटेंस में आ गया उसके बाद किसका प्रयोग होगा, तो V1 का प्रयोग होगा। तो मॉडल्स का भी जब हम यूज करेंगे, सेंटेंस में जो ही हमको मॉडल्स दिख गया, सेंटेंस में मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब दिख गया, हमको V1 का प्रयोग करना है। डू डज डिड दिख गया, हमको V1 का प्रयोग करना। तो V1 का प्रयोग कहाँ हो सकता है, इसकी हमने डिटेल में चर्चा की है। अब हम समझते हैं सिंपल V2 फॉर्म को। V2 फॉर्म, इसको हम पास्ट फॉर्म भी बोलते हैं, और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, सिंपल पास्ट टेंस में होता है इसका प्रयोग। इसका प्रयोग कहाँ होता है, सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में हम प्रयोग करेंगे
V2 का, इसका प्रयोग इंग्लिश में कम होता है, लेकिन लगभग बराबर V1 और जो V1 का प्रयोग होता है उसी तरीके से V2 का भी प्रयोग होता है। इसका सिंपल प्रेजेंट में और इसका सिंपल पास्ट में होता है। इस सिंपल प्रेजेंट के अलावे भी V1 का प्रयोग था, मतलब डिड के साथ भी हो रहा था ये, और मॉडल्स के साथ भी हो रहा था। लेकिन जो V2 फॉर्म है इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। इसलिए अगर इंग्लिश में सबसे कम यूज होने वाला वर्ब फॉर्म है तो V2 और V5 है। V5 उससे भी कम यूज होता है। अब हम बात करते हैं V3 का। देखिए आप V3 और V4 का एक अलग से नाम दिया गया है, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। V3 का हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं और V1 को V4 को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। यह प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल बोलने का कारण क्या है, क्यों हम ऐसा बोलते हैं? उसका कारण है जब हम वर्ब का प्रयोग एडजेक्टिव की तरह करते हैं, जब वर्ब का प्रयोग हम एडजेक्टिव की तरह करते हैं तब हम उसको पार्टिसिपल बोलते हैं। और यह कौन है? V3 और V4, ये दोनों एडजेक्टिव ही है। अब देखिए कि आपके वर्ड वोकैब्स में जो है और भी वर्ड्स जुड़ गए, वो है V3 और V4। जब भी आप चाहें इसका एडजेक्टिव की तरह उपयोग कर सकते हैं। इसका हम एडजेक्टिव की तरह उपयोग बता रहे हैं, जैसे ब्रोकन चेयर। ब्रोकन चेयर में चेयर नाउन है और ब्रोकन जो है ब्रेक्स हुआ है, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन, ब्रोकन मतलब टूटा हुआ। तो ब्रोकन चेयर में तो ये जो ब्रोकन है वो क्या है? एडजेक्टिव है और चेयर नाउन है, तो ये V3 है। और ब्रोकन का मतलब हो गया, इसको पास्ट पार्टिसिपल क्यों कहते हैं? पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, जो समाप्त हो चुका है, जो घटना हो चुकी है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल हो गया ब्रोकन। टूटा हुआ कुर्सी मतलब ऑलरेडी कुर्सी जो है टूट चुकी है। फॉलन ट्री, फॉलन ट्री, ट्री नाउन हो गया और फॉलन जो है एडजेक्टिव हो गया, ये फेल से बना हुआ है, फेल फॉल फॉलन। ये जो फॉलन है वह एडजेक्टिव हो गया, टूटा हुआ पेड़, तो ये एडजेक्टिव हो गया, ये हो गया टूटा हुआ, ये जो है टूटा हुआ पेड़। अब मतलब पास्ट पार्टिसिपल का मतलब हो गया जो घटना, पार्टिसिपल जो एडजेक्टिव के रूप उपयोग करते हैं, और पास्ट हुआ जो बीत चुका है, इसलिए हम इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो प्रेजेंट में है, ये जो एडजेक्टिव का प्रयोग होगा वह प्रेजेंट में होगा। जैसे हम यूज कर रहे हैं रनिंग वाटर, रनिंग वाटर ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। रनिंग, रनिंग हो गया एडजेक्टिव। बहता हुआ पानी क्या हो गया? बहता हुआ पानी, एडजेक्टिव हो गया। रनिंग डॉग, इसमें रनिंग जो हो गया एडजेक्टिव हो गया, डॉग नाउन हो गया। अब रनिंग जो है वह है एडजेक्टिव। रनिंग रन से बना है, रन रैन रन, और ये V4 हो गया रनिंग, V5 हो जाएगा रन, ये एडजेक्टिव हो गया इसका V4 फॉर्म। तो ये एडजेक्टिव होने के कारण क्या हो गया? यह पार्टिसिपल इसका नाम पड़ा, क्योंकि यह प्रेजेंट में है। दौड़ता बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ कुत्ता, नहीं, प्रेजेंट में है, वो घटना घटित नहीं हो चुका है। अब V5 के बारे में, क्योंकि जब हम V4 के बारे में बता रहे थे तो V5 के बारे में बताए। V5 जो है सिंगुलर फॉर्म है और यह हमेशा इसमें यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, इसके अलावा कहीं इसका प्रयोग नहीं होता है। अब लास्ट में हम बात करेंगे इन्फिनिटिव की। इन्फिनिटिव और एक और चीज V3, ये दोनों की बात करेंगे। हमने दो चीज यूज किया है, यहां भी नाउन यूज किया है और यहां भी नाउन यूज किया है। वर्ब फॉर्म्स जितने हैं, वर्ब फॉर्म्स, उस वर्ब फॉर्म्स में V3 और V4 एडजेक्टिव भी था, लेकिन अब नाउन की बात है कि नाउन भी क्या, वर्ब नाउन भी होते हैं, तो इसको जानना है कि V4 फॉर्म जो है आईएनजी फॉर्म, वह नाउन भी होता है और 2+V1 भी नाउन भी होता है। इसके लिए एक अलग से नाम भी दिया गया है, जिरन। जब हम V4 का प्रयोग नाउन के रूप में करते हैं तब वह जिरन कहलाता है। ये ग्रामर वर्ड हुआ, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है, हमें इतना पता होना चाहिए कि V4 नाउन भी होता है। आपके वोकैब में यह भी वर्ड जुड़ गया कि जब भी चाहे हम V4 का प्रयोग नाउन के रूप में कर सकते हैं। उसका एक एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज जब हम बोलते हैं, या स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज।
स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। इसमें स्विमिंग जो है सब्जेक्ट प्लेस पर हुआ, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट प्लेस है, सब्जेक्ट प्लेस पे यूज हुआ है, सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाला यह नाउन है, यह प्रोनाउन नहीं है, यह नाउन है। तैरना जो है, तैरना को एक नाम दिया गया, तैरना, 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 यह क्या हो गया, नाउन है। तो यह फॉर्म जेरेंड कहलाएगा, क्योंकि हमने वर्ब का बिफोर फॉर्म का नाउन के रूप में इस्तेमाल किया है। यही चीज है ये इंफिनिटिव के साथ भी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू स्विम, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहाँ पर टू स्विम जो है वह सब्जेक्ट प्लेस पर यूज हुआ, ये वर्ब है, सब्जेक्ट प्लेस पर यूज होने वाला यह टू स्विम नाउन ही है, और यह क्या है, इन्फिनिटिव फॉर्म है। जब जो मूल फॉर्म है उसके साथ पहले अगर टू का यूज करते हैं तो इन्फिनिटिव फॉर्म कहलाता है, और हम इसका नाउन के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इन्फिनिटिव फॉर्म का जो प्रयोग है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड प्लस टू प्लस भी वन, जो ये हेल्पिंग वर्ब का जब हम क्लास लेंगे हेल्पिंग वर्ब का, उसमें हम फिर इसको डिटेल से बताएंगे कि हेल्पिंग वर्ब जैसे वर्ब टू भी है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड है, इस सब के साथ हम इन्फिनिटिव का प्रयोग भी करते हैं। मतलब यह संभव है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव के बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम टू गो, मुझे जाना है, आई हैव, मैं जाने वाला हूँ, आई हैव टू गो, मुझे जाना है, नहीं, तो ये दोनों जो है इन्फिनिटिव का प्रयोग है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि हमने साइंटिफिक तरीके से क्यों ऐसा होगा इसको हमने बताया कि V1, V2, V3, V4, V5 है क्या, हमने इसको समझा डिटेल से। हमें यहाँ रटने की कोई ऐसी बात नहीं दिखी है, हमें रटना नहीं है, लेकिन जो जो हम आगे इसको डिटेल से बताते जाएंगे, और भी जो हमारे क्लासेस होंगे और भी जो वीडियोज होंगे, उसमें यह चीज और भी क्लियर हो जाएगा कि हमें इसका प्रयोग कैसे करना है। जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सीखेंगे तो उसमें फिर से हम मेन वर्ब के बारे में जानेंगे, और वो हमारा क्लास बहुत ही बेहतरीन होगा, और उसमें हम साइंटिफिक मेथड से बताएंगे कि ऐसा ही क्यों हुआ है। तो इसके साथ ही एक और जो पार्टिसिपल का प्रयोग है, पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक प्रयोग यूज किया जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल जो है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ये परफेक्ट पार्टिसिपल जो है जब हैविंग के साथ V3 या हैविंग के साथ बीन V3 का प्रयोग करते हैं, इसको परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। यह क्यों करते हैं, क्या होता है ये, एक्चुअल में है क्या कि जब एक घटना के बाद दूसरी घटना होती है वहां पर इस तरह का सेंटेंस का यूज किया जाता है और हैविंग वर्ड का उपयोग किया जाता है। वहां हम इसको डिटेल से देखेंगे, जब इसका अलग से हमारा क्लास होगा, अलग से वीडियो होगा जो मैं शेयर करूंगा, वहां हम इसके उपयोग को सीखेंगे। चलिए हम एक दिन इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने में मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि यहाँ रटने की कोई चीज नहीं थी। हमने जो भी चीज बताया उसको साइंटिफिक मेथड से बताया कि हमें कैसे यूज करना है, और हमें सिर्फ समझना है कि हम मेन वर्ब में जो V1, V2, V3, V4, V5 था, यह क्या था, 2 प्लस V1 क्या था, इसे हमें सिर्फ समझना था, यहाँ रटना कुछ भी नहीं था। और साइंटिफिक मेथड हमने बताया कि किसके साथ क्या यूज होगा। जब हम नेक्स्ट क्लासेज या वीडियो देखेंगे तो उसमें और भी डिटेल से हम बताएंगे। इसके साथ ही मैं ये आज का क्लास समाप्त कर रहा हूँ। ये कैसा लगा आप लोगों को, ये अगर पसंद आए तो आप जरूर लाइक करेंगे और इसे शेयर भी करेंगे, ठीक है, और सब्सक्राइब करेंगे। आपसे यह अनुरोध होगा मेरा कि इस साइंटिफिक मेथड को आप सीखें और अन्य सभी लोगों को भी बताएं, और साथ ही यदि इसमें कुछ छूट रहा हो या कुछ ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि इसमें और भी इम्प्रूव किया सकता है, तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली जो है वह कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद, बाय।